हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार पर चर्चा की थी। उसके पश्चात मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था जिसमें स्थिति और विस्तार से संबंधित क्वेश्चंस थे जिनका आपको आंसर्स भेजने थे। बहुत कम बच्चों ने ये भेजे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बाकी बच्चे जो अभी तक नहीं भेजे जिन्होंने असाइनमेंट्स, वो भी बहुत जल्द अपने असाइनमेंट पूरा करके भेजेंगे। आप उन नोट्स को याद करके उसके पश्चात उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिए और ईमानदारी से कीजिए ताकि आपको खुद का जो लेवल है, स्तर है, वो उसका आभास हो जाए कि आप कहाँ तक याद कर पा रहे हैं, आपकी कोशिश कितनी कारगर है। चलो बच्चों, हम आगे अब पढ़ेंगे नया टॉपिक आज राजस्थान के भौतिक प्रदेश। तो उच्चावच व जलवायु के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल। शुष्क जलवायु का प्रतीक है। जो हमें पता है कि जो मरुस्थल होता है या मरुभूमि है वो शुष्क जलवायु का प्रतीक होती है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं डायग्राम में कि एक रिलीफ बना हुआ है। पर्वत की ऊंचाई और ढाल आप देखिए सबसे अधिक है तो वो पर्वत है। पठार का ढाल पर्वत की अपेक्षाकृत कुछ कम हो जाता है। मैदान का ढाल बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके पश्चात मरुस्थल। अब हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है इनकी सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो भौतिक प्रदेश 4 है। पहला है मरुस्थल, फिर है अरावली, मैदान और हाड़ौती प्रदेश। तो जो मरुस्थल है या ये जो विभिन्न भौतिक प्रदेश है राजस्थान के, इसके हम विभिन्न कारकों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे किसी भी भौतिक प्रदेश है उसकी जलवायु कैसी है, क्षेत्रफल कैसा है, जनसंख्या कितनी है, जिले कितने हैं, मिट्टी कैसी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मरुस्थल के बारे में। तो मरुस्थल जो है इसका क्षेत्रफल 61.11% है, अर्थात ये राजस्थान का 61.11% क्षेत्रफल घेर रहा है। या हम कह सकते हैं कि राजस्थान का 2/3 क्षेत्रफल जो है ये घेर रहा है मरुस्थल। जनसंख्या यहाँ 40% निवास करती है, अर्थात राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% इस मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करता है। इस जिले कितने आते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र में? 12 जिले आते हैं। मिट्टी यहाँ है बलुआ पत्थर से निर्मित बलुई मिट्टी, रेतीली है जो कि। और जलवायु यहाँ शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु, जैसा कि हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि मरुस्थलीय अगर क्षेत्र है तो उसकी जलवायु शुष्क होगी। इसके पश्चात है अरावली। अरावली का क्षेत्रफल 9% या 9% क्षेत्रफल अरावली कुल क्षेत्रफल में से घेर रही है। यहाँ जनसंख्या निवास कर रही है 10%। जिले हैं इसमें 13, लेकिन मुख्यतः है 7 जिले। 13 जिले कैसे हैं बच्चों? आप अगर आप नक्शे में देखोगे कि राजस्थान में अरावली का विस्तार जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और जब ये इतना फैलाव है तो जैसे जैसे यह उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है तो छुटपुट पहाड़ियाँ ही पाई जा रही है, जो कि अरावली का हिस्सा ज़रूर है लेकिन बहुत ही छुटपुट मिल रही है। तो इसलिए 13 ज़िले, लेकिन मुख्यतः जो अरावली का विस्तार है वो 7 ज़िलों में है। यहाँ मिट्टी, क्योंकि हम जानते हैं कि यह पर्वतीय भाग है तो यहाँ मिट्टी भी पर्वतीय या वनीय मिट्टी होगी। और यहाँ की जलवायु उपाद्र जलवायु होती है। उपाद्र का मतलब है बहुत अधिक आर्द्र भी नहीं और शुष्क भी नहीं, उपाद्र जलवायु। मैदानी भाग जो है इसका क्षेत्रफल 23% है और यहाँ 39% जनसंख्या निवास कर रही है। 10 जिले जो है वो मैदानी क्षेत्रफल को कवर कर रहे हैं। और मिट्टी है यहाँ जलोढ़ या कच्छारी या दोमट। और यहाँ की जलवायु है आर्द्र। अगला भौतिक प्रदेश है हाड़ौती, जो कि 6.89% क्षेत्रफल कवर कर रहा है।
जनसंख्या यहाँ 11% निवास कर रही है। जिले हैं इसमें 7। मिट्टी यहाँ काली या रेगुर मिट्टी इम्पोर्टेंट है बच्चों। हाड़ौती क्षेत्र में मिट्टी से संबंधित कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, चाहे वो यह हो कि कपास की खेती कहाँ होती है मुख्यतः। तो आपको ये पता होना चाहिए उसके लिए कि भाई कपास जो है वो काली मिट्टी में होती है, और काली मिट्टी राजस्थान में कहाँ है? हाड़ौती क्षेत्र में। तो ये आपस में को रिलेट करना होता है इन चीज़ों को। तो यहाँ की जलवायु अति आर्द्र होती है, अर्थात यहाँ बारिश अधिक होती है। इसके पश्चात हम सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अगर आप राजस्थान में नक्शा देखोगे तो उसका जो उत्तर पश्चिमी प्रदेश है, क्षेत्र है, वो मरुस्थल से घिरा है, तो इसे उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश भी कहा जाता है। तो इसका निर्माण काल है वो टर्सरी काल है, क्वाटरनरी काल में प्लेस्टोसीन। विस्तार, जो ये मरुस्थल है इसकी लंबाई जो है वो 640 किलोमीटर और चौड़ाई 300 किलोमीटर और औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर, एवरेज है 250 मीटर। राजस्थान में कुल मरुस्थलीय ब्लॉक 85 हैं। जो मरुस्थल का ढाल है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट, जैसे बच्चों हमने ये लिखा हुआ है, देखो NE का मतलब है नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर मरुस्थल का ढाल है। जैसे कि हमें पता है लूणी नदी कहाँ से निकलती है? अजमेर से निकलती है, ठीक है। उसके पश्चात वो जैसे आपके एग्जाम्पल में इसमें दिखाया हुआ है कि लूणी नदी निकल रही है, तो नॉर्थ ईस्ट दिशा, अगर हम अजमेर की दिशा देखें अकॉर्डिंग टू मैप, तो वो नॉर्थ ईस्ट में दिखेगा। तो वहाँ से लूणी नदी निकल रही है और ये साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ती हुई यह अरब सागर में गिर जाती है। तो इस प्रकार से इस नदी का ढाल, नदी के बहाव के हिसाब से भी हम मरुस्थल की ढाल का अनुमान लगा सकते हैं कि इसका ढाल जो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ है। फिर है मरुस्थल का अध्ययन। मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से 2 भागों में बांटा जाता है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल किस प्रकार से परिभाषित है? जहाँ वर्षा 0 से 25 सेंटीमीटर हो, मतलब जहाँ बहुत ही कम वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर तक, वो शुष्क मरुस्थल होता है। और जहाँ वर्षा 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है वो अर्धशुष्क मरुस्थल है, या जिसे बांगड़ प्रदेश भी कहा जाता है। इसमें एक नोट करने लायक बिंदु है कि जो 25 सेंटीमीटर की रेखा है वो समवर्षा रेखा कहलाती है, जो मरुस्थल को शुष्क व अर्धशुष्क 2 भागों में बांटती है। शुष्क मरुस्थल 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भौतिक प्रदेश को शुष्क मरुस्थल कहा जाता है। शुष्क मरुस्थल को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है, बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है वो 41.5% क्षेत्रफल कवर कर रहे हैं टोटल मरुस्थल में से, और जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है वो 58.5% क्षेत्र। बालुका स्तूप मुक्त जो प्रदेश है उसका कारण ये है कि इसको पथरीला मरुस्थल भी कहा जाता है, जिसे हमादा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों कि हमादा किसे कहा जाता है, ये प्रश्न आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और उसके पश्चात जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है, यहाँ पवन के कारण मिट्टी जो है उसका निक्षेपण होता है, जिससे बालुका स्तूप बनते हैं। इसका विस्तार जो है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, मैक्सिमम जो है ये जैसलमेर में फैला हुआ है। फिर हम बालुका स्तूप के बारे में चर्चा करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे बालुका स्तूप के बारे में। जितना मैंने आज पढ़ाया है, जिसके बारे में मैंने चर्चा की है, आप ध्यान से उसको पढ़िए। नोट्स मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं, तो आप उन नोट्स को भी ध्यान से अपने नोटबुक में नोट करें, साथ साथ में याद भी करें। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे बालुका स्तूप के बारे में। तब तक के लिए
आप पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।